गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है INTV में। हम लोग आज देखेंगे पिछले 24 घंटे में कौन कौन सी 7 खबरें ऐसी थी जो सुर्खियां बटोर रही थी, और इन खबरों से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के तहत। इसको भी हम लोग देखेंगे, बिंदुवार डिस्कशन करेंगे। अगर आप आने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो अगले 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। इसका पूरा उपयोग कीजिए, और क्योंकि अगर इसका आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगले 15 से 20 मिनट तक शांति से और बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो से में जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी बताया जाएगा, उससे पक्का क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं। पहली खबर है, भारत के 98 ग्रैंड मास्टर बने एस अश्वत्थ। DRDO ने 60 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। भारत म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय सीमा समन्वय बैठक आयोजित हुई। सिक्किम की छेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतह की। भारत ने कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी, और DAC ने 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी। तो ये कुछ खबरें थी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग अब देखते हैं, पहले तो देखेंगे कि ये खबरें हैं क्या, और इससे कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं हमें निकाल के रखनी है, इससे संबंधित कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं हमें ध्यान में रखनी है जो आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए फायदेमंद होंगी। पहली खबर जो है वो भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है। क्या खबर है, एक बार देखते हैं हम लोग। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने एस अश्वत्थ। तमिलनाडु के नगरकोइल निवासी 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एस अश्वत्थ ने जुलाई 2026 में आयोजित पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना तीसरा एवं अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 98वें यानी कि 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? एस अश्वत्थ। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के नगरकोइल के रहने वाले हैं। जुलाई में जो पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पे इन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फिडे ने डिसाइड किए हैं, उस उन सभी नॉर्म्स को पूरा किया है, और इस तरह से वो 98th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ग्रैंड मास्टर क्या होता है, देखते हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज की सर्वोच्च उपाधि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे प्रदान करता है। इसके लिए खिलाड़ी को 3 GM नॉर्म प्राप्त करने तथा 2,500 फिडे रेटिंग हासिल करनी पड़ती है। 3 नॉर्म पूरे करने पड़ते हैं और 2,500 की फिडे रेटिंग पूरी करनी पड़ती है। अब इम्पोर्टेंट इसमें, ये तो खबर थी, अब इसमें से कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कौन से खिलाड़ी को अभी ग्रैंड मास्टर ये मिला, स्टेटस मिला? वह एस अश्वत्थ। कहाँ के रहने वाले हैं? नागरकोइल के, तमिलनाडु में। उपलब्धि क्या है? भारत के 98 या 98वें ग्रैंड मास्टर बने। उनकी आयु 17 वर्ष की है। उपाधि प्रदान करने वाली संस्था कौन है? फिडे। टूर्नामेंट कौन सा था? पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2026। और ये मजेदार बात है कि भारत के अंदर भी सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिन्होंने टोटल अभी तक 38 यानी कि 38 ग्रैंड मास्टर दिए हैं। मतलब तमिलनाडु जो है वो हम कह सकते हैं कि चेस की दुनिया में वो ग्रैंड मास्टर्स का स्टेट है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है DRDO से। DRDO ने सफल परीक्षण किया है रॉकेट का, वो मैं आपको भी बताता हूँ डिटेल क्या है। देखिए, DRDO ने 60 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। क्या है इसमें? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 8 जुलाई 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण
किया है। यह परीक्षण 60 किलोमीटर की न्यूनतम मारक क्षमता के लिए किया गया था और जिसमें रॉकेट ने सभी निर्धारित उड़ान मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया है। यानी कि हमारा ये परीक्षण जो है ये सफल रहा है। ठीक है, पिनाका है क्या? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL है, प्रणाली है, जिससे भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। यह एक ही लॉन्चर से विभिन्न प्रकार के पिनाका रॉकेट दागने में सक्षम है तथा लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें देखिए ये अभी जो है वो 30 किलोमीटर के रेंज का था पिनाका, इसको 60 के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो हम लोगों को 120 किलोमीटर तक ले जानी है, ये हमारा टारगेट है। अब ये तो खबर थी, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ऐसे बन के आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि किस संगठन ने पिनाका को डेवलप किया है, वो है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ परीक्षण हुआ है, इसको ITR बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, और ये चांदीपुर उड़ीसा में है। ये चांदीपुर उड़ीसा में है। और ये कौन सी प्रणाली इसमें लगी हुई है? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि LRGR प्रणाली है। न्यूनतम परीक्षण रेंज कितना था? 60 किलोमीटर, और अधिकतम रेंज हमें जहां तक जाना है वो है 120 किलोमीटर। और विकास में संस्था ने ARDE, HAMRL, DRDL और RCI ने सहयोग किया है। किसका? DRDO का। तो याद रखना, ये हमें पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, पहली चीज। दूसरा, किसने विकसित किया? DRDO ने। कहाँ पे टेस्ट हुआ था? चांदीपुर उड़ीसा में, जहाँ पे हमारा एक ITR है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलें हम लोग। अगली खबर आ रही है भारत म्यांमार के बीच के बैठक से, इसमें सीमा समन्वय पे बात हुई है। ये खबर क्या है देखते हैं। भारत म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय सीमा समन्वय बैठक आयोजित हुई है। 7 और 8 जुलाई को 2026 को नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 23वीं नेशनल लेवल बॉर्डर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने तथा म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मेजर जनरल मिन थू ने किया था। ठीक है, इसका क्या महत्व है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी परियोजनाएं तथा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर दृष्टिकोण की के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है हम लोग को। देखो क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। 7 और 8 जुलाई को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। बर्मा मतलब म्यांमार और भारत के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। भारत का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव जो हैं गोविंद गोविंद मोहन जी कर रहे थे, और म्यांमार का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे? मेजर जनरल मिनथू कर रहे थे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की पॉलिसी है। कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर पॉलिसी। ये तीनों पॉलिसीज के तहत ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा के हिसाब से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पे। पहला, बैठक का नाम क्या था? 23वीं नेशनल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग। कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? नई दिल्ली में। प्रतिनिधिमंडल, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कौन नेतृत्व कर रहे थे? गोविंद मोहन, जो हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं। और म्यांमार से कौन थे? मेजर जनरल मिनथू थे। ये भारत, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। देखिए, भारत और म्यांमार सीमा लंबाई लगभग 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन से हैं जो भारत और म्यांमार के बीच में योगदान ढूंढ रहे हैं? वो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये एक हाईवे और एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये दो प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें म्यांमार के साथ सहयोग कर रहा है भारत। ठीक है, नीति कौन कौन सी है? नीति इसमें है नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और महासागर का पूरा नाम क्या है? ये महासागर जो भारत का प्रोग्राम है या दृष्टिकोण है, उसका पूरा नाम क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजियंस। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके लिए भारत का एक दृष्टिकोण है
कि इसमें क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ अक्रॉस रीजियंस। ठीक है, दिस इज द महासागर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली खबर सिक्किम से आ रही है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सिक्किम की हमारी एक महिला हैं जिन्होंने एक अचीवमेंट किया है। क्या अचीवमेंट है? सिक्किम की शेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतह की है। सिक्किम के भारतीय पर्वतारोही शेरिंग चोडेन ने माउंट एल्ब्रस, जो कि लगभग 5,642 मीटर ऊंची है, उस पर क्या किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई कर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। यह उपलब्धि उनके 7 समिट चैलेंज को महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्होंने 7 समिट चैलेंज, यानी कि 7 समिट चैलेंज क्या है, हर महाद्वीप के जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई करना ही 7 समिट चैलेंज कहलाता है। और इन्होंने 7 समिट चैलेंज के तहत ही ये माउंट एल्ब्रस पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, देखो क्या है, 7 समिट चैलेंज विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने की प्रतिष्ठित पर्वतारोहण चुनौती होती है। ठीक है, यह उपलब्धि भारतीय पर्वतारोहण की बढ़ती वैश्विक पहचान तथा महिलाओं के साहसिक खेलों में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, अब क्या क्या, ये तो खबर थी कि माउंट एल्ब्रस पे शेरिंग चोडेन ने चढ़ाई की। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इससे क्या ध्यान में रखा जा सकता है? कौन सी पर्वतारोही है शेरिंग चोडेन? किस राज्य से वो है? सिक्किम। पर्वत कौन सा चढ़ा उन्होंने? माउंट एल्ब्रस। उसकी ऊंचाई कितनी थी? ये दो क्वेश्चन जो है, जैसे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत और उसकी ऊंचाई, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। जैसे ऊंचाई कितनी है? 5,642 है ना। महाद्वीप कौन से महाद्वीप में है? ये यूरोप में है। कौन से देश में है? रूस में है। और ये अभियान कौन सा है? 7 समिट चैलेंज के तहत ये काम किया गया है। अगली खबर को देखते हैं हम लोग एक बार। भारत ने कोची में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। क्या हुआ है इस बैठक में? भारत ने 8 और 9 जुलाई 2026 को कोची, केरल में ब्रिक्स वुमेन्स मिनिस्टरियल मीटिंग का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य महिला नेतृत्व आधारित विकास, यानी कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है, उसी पर महिला उद्यमिता, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड महिलाएं, वित्तीय समावेशन, उनका इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापार, विकास एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, कौन सा आयोजन हुआ है? आयोजन है ब्रिक्स वुमेन्स मिनिस्टेरियल मीटिंग। कहाँ पे आयोजित हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। केरल, कोच्चि में। तिथि कौन सी थी? 8 और 9 जुलाई को। क्या थीम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिभागी कौन कौन से थे? 11 ब्रिक्स सदस्य देश। और फोकस कहाँ था? महिला उद्यमिता, डिजिटल सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट फोकस के साथ वो चले थे इस मीटिंग में। अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। ये खबर गुजरात उच्च न्यायालय से आ रही है। ये खबर क्या कहती है, देखिए एक बार। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखी है। ठीक है, क्या है? गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है। यह निर्णय क्या है? भारत के सबसे बड़े आतंकी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है तथा आतंकवाद के विरुद्ध कठोर न्यायिक रुख का दर्शाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नो टेररिज्म या जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का जो हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए ही ये न्यायपालिका का एक कड़ा रुख दिखता है, और जो बहुत ही स्वागत योग्य है। क्या ध्यान में हमको रखना है इसमें? किस न्यायालय ने ये सजा बरकरार रखी है? वो है गुजरात न्यायालय ने। क्या मामला है? अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट 2008। दोषी कितने थे? 38। निर्णय क्या है? मृत्युदंड बरकरार रखा गया है। घटना कब हुई थी? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है।
ये 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में बम विस्फोट हुए थे, उसी में ये 38 लोग दोषी पाए गए थे। ठीक है, अब भारत की प्रमुख आतंकी मामलों के में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला इसको माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ। अगली खबर रक्षा खरीद से संबंधित है। अगली खबर जो आ रही है वो है रक्षा खरीद से संबंधित है। ये खबर क्या है देख लेते हैं एक बार। डीएसी ने 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री जो हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्या किया है, ने लगभग 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें आकाश तरंग एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली तथा अन्य आधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। याद रखना है इसकी ये डीएसी मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 52,000 करोड़ का इसमें डिफेंस एक्विजिशन को अप्रूवल मिला है। लेकिन ये अप्रूवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी प्रणाली खरीदने के लिए कहा गया है इस बैठक के तहत, इस मीटिंग में, वो स्वदेशी वस्तुएं हैं, यानी कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। ठीक है, यानी कि हमने खुद उसको विकसित किया है अलग अलग संस्थानों द्वारा। क्या है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भारत में रक्षा खरीद से संबंधित सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या समाज इसमें है, कौन सी संस्था है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी का निर्णय है। उसके अध्यक्ष कौन है, जो रक्षा मंत्री अध्यक्ष होते हैं वो है राजनाथ सिंह जी। कितनी स्वीकृत राशि है, 52,000 करोड़। मुख्य प्रणाली कौन है, आकाश तरंग। आकाश तरंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आकाश तरंग जो है एंटी यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो जिसको ड्रोन बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसको जैम करने के लिए, उसको वॉरफेयर, उसको जाम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। उद्देश्य क्या है, सशक्तिकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है अपने सशस्त्र बलों का, है ना। इसकी स्थापना कब, डीएसी की स्थापना कब हुई थी, 2001 में। और महत्व क्या है, भारत की सर्वोच्च रक्षा खरीद संस्था है और स्वदेशी रक्षा तकनीक एवं आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये पहल है। ठीक है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इसको बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। नाम क्या है, आकाश तरंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपने अपने पिछले कुछ समय को अपना जो कि आपका समय कीमती है उसका सदुपयोग किया है, इसके लिए धन्यवाद। अपने आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले समय में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस हम लोग डालेंगे वो आपको सूचित किया जाएगा, वो सूचना आप तक चली जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। याद रखें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज सिर्फ आपको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले परीक्षाओं में कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।